ठीक है भाई। तो परमिशन दे दी ना उसको ऑलरेडी, परमिशन शुरू में दे दी थी, तो एक बार मांगे तो परमिशन एक ही बार मांगता है। और अगर आप, क्योंकि मैंने ना वाइल विजिट दिस वेबसाइट कर दिया था, अलाउ दिस टाइम करता था तो अगली बार वो दोबारा मांगता है। कोऑर्डिनेट्स इसमें दे दी, इसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें ला के दे दिया, सही ना। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी ना इस करंट लोकेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। और अगर आप यही काम मोबाइल में करेंगे तो एग्जैक्ट करंट लोकेशन जो भी होगी आपकी इसमें वो ही आएगी, सही। अच्छा वगैरह लोकेशन दिए कहाँ से आ गया, अच्छा शुरू में बाय डिफॉल्ट आ गया रैंडम, और कहाँ से आना है आपको। अच्छा हार्ड कोडेड करके रखा हुआ है, अच्छा डमी है ये सारा, क्यों है भाई डमी। ठीक है भाई, तो अलग अलग आ रही है लोकेशन, अच्छा ये भी जबरदस्त यार। तो कराची में इस हफ्ते वेदर कैसा रहेगा। सारे ट्यूजडे ही आ जा रहे हैं भाई, किस तरह से रोज ट्यूजडे होगा भाई कराची में, क्या कह रहे थे वो कर रहा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे दिया कि भाई अच्छा इसमें सारे वो डाल दिए, यहाँ से आप देख लो और प्लस सर्च कर लो, सही ना। तो इस तरह ये काटने दे रहे हैं, ठीक है। तो मंडे को बारिश है, ये आज वाला मंडे नहीं है, कोई दूसरा है, ठीक है भाई। बेहतरीन। अच्छा यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा, नहीं ना भाई इतना ये भी बना है लाहौर, लाहौर में सेम मेथड चल रहा है। यहाँ का डिफरेंट था और काफी क्लाउड आ रहा है, सही जबरदस्त, ठीक है भाई। तो इस तरह से कुछ काम करना था। और देखिए असाइनमेंट अच्छा बन जाए तो अच्छा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाए तो भी काफ़ी है। जैसे अब रिक्वायरमेंट ये थी कि यार एपीआई से डेटा फैच करना और कंडीशनली इन चीज़ों को शो करवाना बैकग्राउंड वगैरह को, कि जैसे क्लाउड है तो क्लाउड शो करवा देना, रेन है तो रेन शो करा देना। तो ये मेन रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वो भी पूरी हुई तो अच्छा है, सही ना, गुड है भाई। अच्छा थोड़ा सा प्रॉमिस का रिवीजन कर लेते हैं। हाँ वो भी वो बनाया है। यस सर, ये साथ साथ छः क्यों आ रहे हैं भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। ठीक है बैच प्रोफाइल देंगे, मैं प्रोफाइल फैच करेंगे। माशाल्लाह 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स गिटहब पे, बहुत बड़ी बात है यार। ईमेल नॉट अवेलेबल, अवेलेबल तो थी भाई, कंपनी आ गई, क्रिएशन डेट आ गई, सही है भाई ज़बरदस्त। जो चीज़ मतलब दिखाई इसलिए वही नजर आ रही है, उससे नहीं आई सर। देख रहे भाई, तो यहाँ पे भी
पब्लिक रेपोज भी आ गई, पब्लिक गेस्ट और क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, सारा कुछ दिखा दिया। अच्छा, फुल प्रोफाइल, सही सही। तो ये रेपोस्ट्रीज आ गई सारी, जबरदस्त। फॉलोवर्स आ जाएंगे, और ये फॉलोइंग आ जाएंगी, सही है, जबरदस्त। तो मैंने 4 लोगों को फॉलो किया हुआ है। कम्युनिटी शेड्स ये बंदा बड़ा नाइस है। और ये जो है ना, ये है TC39 याकमा का एक एग्रीमेंट है। ये जो है ना, जितने भी मतलब जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स आते हैं न्यू वगैरह, उस पर काम करते हैं लोग सब। ठीक है भाई, गुड भाई। और अच्छा है, कुछ यूनिक बनाया करें भाई, कोशिश करके ना कुछ खुद से भी ज़्यादा करने का। अच्छा है ना, क्या है कहाँ लिखना है? अच्छा, यहाँ पर समझ नहीं पड़ रहा है ये इनपुट का है। क्लिक कर करके देखो, यहाँ पे मिला। क्लिक किए, वाह यार, बुक सही है ना। डायरेक्टली कोई ना देखे, जिससे मतलब और करेगा तो देखेगा। जबरदस्त। थोड़ी ये डिस्क्रिप्शन आ गई और ये ज्वाइन डेट आ गई। गुड है यार, अच्छी बात है ये, और चीज़ें कर दिया करना। तो देखिए, इसमें भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डाली है, रेपोस्ट्रीज भी डाली है। एक कुछ आ रही है जो कि होम पेज पर आ गई शायद, रेपोस्ट्रीज में ना शायद पेजिलेशन है, लिमिट वगैरह कुछ होगी, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही। ठीक है, तो ये हमने चीज़ की ताकि ना हम API की लर्निंग कर सकें कि API से डेटा किस तरह फैच करते हैं और उसको किस तरह जो है ना अपने पास यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये गेट वाला बना लिया, वेदर ऐप बना ली। ठीक है, एक और कोई चीज़ बनाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा, पता चल जाएगा हमें अच्छी तरीके से कि हम API से डेटा किस तरह फैच करते हैं। अच्छा, ये बैकएंड वगैरह का कोई काम नहीं है, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है ना, बैकएंड डेवलपर जो होगा ना, वो आपको API बना के देगा और API की डॉक्यूमेंटेशन देगा कि भाई ये API है, ये इसका एंड पॉइंट है, इसको आप कॉल करोगे तो ये गेट की रिक्वेस्ट है, पहले से बता देगा। तो इसके अगेंस्ट आपको जो है ना ये डेटा मिलेगा, तो आपको पहले से पता है, बस आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, कॉल करोगे, डेटा लोगे और यूज़ करोगे। इसी तरह गेट के अलावा पोस्ट की, डिलीट की, पुट की सारी जो भी रिक्वेस्टें होंगी वो आपको बता देगा, और फिर सारी आप अपनी एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट करेंगे। सही, अभी ईद खत्म हुई है और बकरा ईद की ना वो आना शुरू हो गई वाइब्स, ऐसे ही से लोग हैं ना अभी से ही वो फेसबुक पे और ईद थी ना, बकरा ईद लगा दो मंडे से ही ना, लगा दी भाई सबने। तो भाई सुस्त नहीं हो रहा है इस वजह से, तो चलो यार अब तो ईद थी, अब तो बकरा ईद होगी। काम पहले, ठीक है भाई। तो प्रॉमिसेस देख रहे थे हम, क्या होता है प्रॉमिस? वादा, प्रॉमिस, वादा। ठीक है, वादे वगैरह करते हैं आजकल आप लोग? नहीं
नहीं करते ठीक है। तो पहले होते थे बचपन में वादा कर वादा, ठीक है ना। तो ये भी वही वाला वादा ही है, ठीक है, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है। देखिए सिंपल जावास्क्रिप्ट में जितना भी कोड हम लिखते हैं ना, तो उस कोड की टाइप है सिंक्रोनस कोड, ठीक है ना। खैर पहले देख रहे हैं, तो जितना भी कोड हम लिखते हैं वो सारा सिंक्रोनस है। अच्छा, कुछ कोड जो है ना वो एसिंक्रोनस होता है, ठीक है ना। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि भाई इसमें इसको एग्जीक्यूट होने में या इसको रन होने में लग रहा है थोड़ा टाइम, सही ना। अच्छा, सिंक्रोनस कोड जो है ना तो लाइन बाय लाइन चलता है। पहले एक लाइन चलेगी ऊपर वाली, जब वो पूरी चल जाएगी तो दूसरी लाइन चलेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह जावास्क्रिप्ट चलती है। अच्छा, सिंक्रोनस कोड में ना भले जितना भी टाइम लगे जावास्क्रिप्ट इसका वेट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे console.log 1 लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया एक लूप, सही ना। और इसको हम लूप को हमने तकरीबन 1,00,000 बार चला दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे आके हमने कंसोल लगा दिया 2। तो ये सारा सिंक्रोनस कोड है। जावास्क्रिप्ट चलाएगी पहले इस लाइन को, 1 प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, फिर 1,00,000 बार लूप चलेगा। जब तक ये लूप नहीं चल जाएगा जावास्क्रिप्ट ये वाली लाइन नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड है, ठीक है ना। तो खैर पता इतना नहीं चलेगा क्योंकि तो बहुत कम है 1,00,000। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो पता चलना शुरू होगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आ रहा है नीचे वाले में, ज्यादा बढ़ाएंगे तो ब्राउजर गया, लेकिन ये देखिए। तो ये सारा जो है ना वो सिंक्रोनस कोड है, सही है। अच्छा, एसिंक्रोनस कोड कैसा होता है? जैसे यहाँ पे मैं लगा दूं अगर सेट टाइम आउट, और ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसको मैंने बोल दिया है कि भाई इसको आप बना दो एसिंक्रोनस कोड। तो ये मैंने खुद से इसको बोला कि भाई 1 सेकंड बाद चलना। तो अब ये जो हमारा कोड है ना, ये एसिंक्रोनस कोड, तो जावास्क्रिप्ट इसका वेट नहीं करेगी। जावास्क्रिप्ट बोलेगी भाई जब तक ये चल रहा है तो इतने भाई जो है आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये 2 पहले चला देते हैं, देखें। तो अब जो आंसर आएगा 1 2 और फिर टेस्ट आएगा, जबकि टेस्ट ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बाद में आया। क्यों? क्योंकि एसिंक्रोनस कोड है। अच्छा, अब जो है ना जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, एपीआई वगैरह इंटीग्रेट करते हैं। एपीआई क्या होती है समझ में आ गया, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से क्या होता है, किसी भी सर्वर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटा फैच करने के लिए, या डेटा भेज सकते हैं वहाँ पे, या जो भी डिलीट एडिट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी सर्वर मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से उठ के कहीं पर भी आप रिक्वेस्ट डाल दो और बोलो चलो डिलीट करो, ऐसा नहीं। तो प्रॉपर एक बैकएंड बना हुआ होता है, उसकी ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। वो तो हमारे पास कुछ फेक एपीआई होती है जिसको हम यूज़ करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने फेक स्टोर देखी, और भी जेसन प्लेस होल्डर के नाम से एक ईमेल देगी आपको। तो काफ़ी सारी ना इस तरह की एपीआई होती है। ये फेक एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर डमी जेसन करके है, ये भी फेक एपीआई है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डमी जेसन आपको कितनी सारी चीज़ें दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है, कार्ड्स दे रहा है, पोस्ट, यूज़र कमेंट्स, कार्ड्स, रेसिपीज। अब देखिए इसी कार्ड्स वाली लेके आप ना एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें कार्ड्स आ रहे हैं। तो एपीआई के थ्रू हम ये डिटेल फैच कर सकते हैं। अच्छा, अब क्यों? क्योंकि डमी जेसन ने ये सारी एपीआई प्रोवाइड की हुई है,
ठीक है ना, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं, ये पॉड्स की एपीआई, इस तरीके से। ये इसकी एपीआई है, ठीक है। तो ये एपीआई का बेस यूआरएल होता है, इसको हम बोलते हैं बेस यूआरएल, ठीक है, क्लियर, बेस यूआरएल। और इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात, लेकिन इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एपीआई के अंदर इसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट है, ये बात ही वैसे नॉर्मल यूआरएल में, ठीक है। एपीआई में इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। जैसे अब कोई बैकएंड लेवल पर आपको जो है बोले कि ये मैं एपीआई ये एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये एपीआई का वो यूआरएल भेज दे। अब आप उसको क्या बोलेंगे भाई कि मुझे एंड पॉइंट्स बता दो, ठीक है। एंड पॉइंट्स बता दो मतलब ये कि कौन कौन से एंड पॉइंट पे कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, उससे क्या डेटा रिसीव होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, बगैर पता लगाए आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वरना फिर अगर आपको अच्छा एंड पॉइंट अगर नहीं पता हो ना, तो कोई आपके पास तरीका नहीं है कि जिससे आप एंड पॉइंट पता लगा सकें, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट आपको बैकएंड डेवलपर जो होगा वो खुद बताएगा, क्योंकि उसी ने खुद बनाया होगा, इसका नाम वगैरह सब बैकएंड डेवलपर ने सेट किया होगा। तो जब तक वो आपको नहीं बताएगा आप पता नहीं लगा सकते कि भाई इस एपीआई के पास कौन से एंड पॉइंट होते हैं, सही है। और ये इसका बेस यूआरएल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, कौन सा, फेच। इसके थ्रू आप इस एंड पॉइंट से, इस एपीआई से डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फेच है ना, ये भी एसिंक्रोनस कोड है, एसिंक्रोनस मेथड है, ठीक है ना। फेच खुद भी एसिंक्रोनस मेथड है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट इसका वेट करे बगैर आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसमें डेटा आए या ना आए, जावास्क्रिप्ट जो है वो आगे बढ़ जाती है। देखिए मैं इसको चलाता हूँ, देखिए जावास्क्रिप्ट टेस्ट प्रिंट किया और आगे प्रॉमिस। अच्छा, अब फौरन से इसको चला तो दिया, लेकिन फेच जो है ना आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर देता है, ठीक है भाई कि चल तो जाओ, लेकिन मेरा वादा है कि आपको जब डेटा मेरे पास आ जाएगा ना तो मैं दूंगा जरूर, है ना। तो फेच जो है ना वो डेटा फैच करता है। अच्छा, अब वो डेटा फैच करता है किसी सर्वर से। अब जैसे यहाँ पे इस केस में हमारी एपीआई dummyjson.com, तो इसका एक कोई ना कोई सर्वर होगा जहाँ से हमने ये रिक्वेस्ट की कि भाई हमें डेटा ला के दो, ठीक है ना। अब काफ़ी सारे सर्वर हैं, हर सर्वर क्या है, कुछ नहीं, एक कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर वो एप्लीकेशन चल रही है, वो डेटा स्टोर हुआ है। अच्छा, अब सर्वर अलग अलग हो सकते हैं, कोई सर्वर अच्छा हो सकता है, ठीक है, जिसकी स्पेक बहुत रैम अच्छी हो, ठीक है, उसकी मेमोरी अच्छी हो, प्रोसेसर अच्छा लगा हो, एसएसडी लगी हुई हो उस पर, ठीक है। तो कोई सर्वर जो है वो हल्का भी हो सकता है, स्लो, ठीक है ना। जैसे लैपटॉप स्लो है, फास्ट है, तो इस तरह सर्वर भी है। फिर जो है वो जहाँ हम इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता कि इस एपीआई को फैच करने में कितना टाइम लग सकता है। 1 सेकंड लग जाए, क्या पता, कभी 2 सेकंड लग जाए, ठीक है। कभी सेम एपीआई को 4 सेकंड लग जाए। क्यों लग गए 4 सेकंड? क्योंकि आपका नेट स्लो था, ठीक है, या फिर वो सर्वर स्लो हो गया था। सम टाइम ऐसा होता है कि सर्वर आपका सो जाता है, मतलब ये नहीं कि नींद में चले जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। कोई सर्वर में बग आ जाता है, इशू आता है, इसकी वजह से वो डाउन हो जाता है। या कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो कि कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब तकरीबन 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे तक जब कोई रिक्वेस्ट नहीं आती ना, तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। क्यों रहते हैं? कॉस्ट बचाने के लिए।
फिर जब तक चलता रहेगा कॉस्ट आएगी, बिजली की भी है और हर चीज़ की कॉस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन होती है कि भाई इतने टाइम तक अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो सर्वर जो है वो स्लीप पे चले जाता है। तो जब स्लीप पे चले जाता है और फिर जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो पहली रिक्वेस्ट जो होती है ना उसको टाइम लगता है, क्योंकि जब वो रिक्वेस्ट जाएगी तो पहले सर्वर ऑन होगा और उसके बाद फिर उसको एकोमोडेट करेगी और फिर वहाँ से सारा डेटा जो है ना वो आएगा, ठीक है ना। तो अब दूसरी आएगी तो फिर वो दोबारा फास्ट हो जाएगा, फिर हो सकता है कि 1 घंटे तक दोबारा कोई रिक्वेस्ट आए फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें नहीं पता कि भाई फैच इस एपीआई से डेटा कब फैच करके ला रहा है, वरना हमारे पास एक जुगाड़ क्या होती है कि हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट लगा देते हैं, ठीक है ना। और हम इस डेटा को सेट टाइम आउट के अंदर कॉल कर देते हैं, हम बोलते हैं भाई 3 सेकंड बाद चलना, तो ये 3 सेकंड बाद चलता और ये हमें रिस्पॉन्स ला के दे देता है, यार पूरा रिस्पॉन्स हमें मिल जाता, ठीक है ना। तो लेकिन हमें नहीं पता कि भाई 3 सेकंड लग रहा है या कितने लग रहा है, सही है। तो पहला तो फैच खुद एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसके पास डेटा आ गया है, ठीक है। कैसे? प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाने के लिए, देखने के लिए हम एक मेथड ही देते हैं हमें प्रॉमिस, वो है देन। और इस मेथड में कॉलबैक फंक्शन होता है, ये इसको कॉल कर देता है। कब कॉल करता है? जब इसके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। मतलब हमने इस सर्वर को रिक्वेस्ट की डेटा की, फैच के बाद जैसे रिस्पॉन्स आया उसने देन कॉल कर दिया और हमें ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर वो जो भी रिस्पॉन्स था वो हमें मिल गया, सेट है। अच्छा, अब फैच करते वक्त अगर हो सकता है कि कोई एरर आ जाए, या तो सर्वर डाउन हो पूरी तरह, वो ठीक रहो, ठीक है, या फिर हमारा इंटरनेट बंद हो जाए, ठीक है, या एक्सपायरेट जो भी मसला आता है, या सर्वर में कोई इशू है, तो देन के साथ साथ हमें ये रिटर्न करता है कैच, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें इस कॉलबैक में लाके दे देगा, सेट है। और इसके साथ साथ एक और भी होता है हमारे पास, फाइनली। फाइनली एक नई चीज है। फाइनली जो है ना प्रॉमिस के साथ हर बार चलता है, मतलब देन चले या कैच चले, दोनों में से कोई भी चले, लेकिन ये लास्ट भी चलेगा, ठीक है। इसका काम क्या हो सकता है, जैसे आपने यूजर को लोडिंग दिखाई हुई थी, लोडिंग आ रही है भाई, फाइनली के अंदर आके आप लोडिंग को हाइड कर दो कि भाई जिसकी वजह से लोडिंग दिखाई थी वो काम हो गया, फाइनली में आप लोडिंग को हाइड कर दो, वरना आपको लोडिंग को दोनों जगह हाइड करना पड़ेगा, देन में भी करना पड़ेगा, कैच में भी, क्योंकि या तो देन चलेगा या कैच चलेगा। फाइनली दोनों केसेस में चलता है, देन में भी चलता है और कैच में भी चलता है। देता भले कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों में चलता है। तो मैं चलाता हूँ, तो देखिए जब इसके पास डेटा आया, इसने हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, और अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस तरह आ रहा है, और इसको अगर आप जेसन फॉर्मेट में चाहते हैं तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, लेकिन ये जो जेसन का फंक्शन है ये खुद एसिंक्रोनस है, प्रॉमिस रिटर्न किया है। जावास्क्रिप्ट में जहां कहीं भी प्रॉमिस दिखे उसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा, कैसे? डॉट देन डॉट कैच। अब देखिए इसमें भी प्रॉमिस दिख रहा है, तो क्या करें? एक और डॉट अब इसका एक तरीका यहाँ पे आगे आप एक और बार देन लगा दें, या एक और तरीका पहले वाले देन से रिटर्न कर दें, दूसरे देन कैच नीचे आके एक और देन लगा दें।
लेकिन एक्सियोस से ज़्यादा सही है डायरेक्टली नहीं। सर्टेन मैंने तो एक्सियोस से बहुत लंबा होगा। अब देखिए देन के बाद जितने देन लगाना चाहे लगा सकते हैं। हर देन ये पूरी एक चैन होती है समझे। देन जितने जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिला वजह लगाएं, समझिए पूरी चेन होती है। अच्छा इसकी जरूरत क्या होती है कि यार जैसे हर देन के अंदर ना हमको एसिंक्रोनस काम करवा रहे हैं, जैसे कि एसिंक्रोनस था और इसका हमें वेट करना है, तो हम क्या करेंगे देन से इसको रिटर्न कर देंगे। तो जब ये काम हो जाएगा अगला देन चलेगा और उसमें हमें जो भी उसने रिटर्न किया होगा वो मिल जाएगा। बात समझ में आई? मतलब एक ही बात है, ये देन यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, रिटर्न हटा दें, ठीक है ना, बात एक ही। क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसमें मैं अब इसको रिस्पॉन्स बोल दें या कुछ भी बोल दें, इसको जब मैं कंसोल करवाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये डेटा लाके आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आता है हमारे पास स्पॉट्स और ये सारे यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि पेजिनेशन भी दे रहा है, इससे आप पेजिनेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे इसमें पेजिनेशन पता है ना क्या होती है, क्या होती है? अब आप देखें इसके पास टोटल डेटा जो है ना वो है 1454, ठीक है ना। तो ये तो बहुत कम है खैर। अब जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टा पे या टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हैं तो उस पर कितनी पोस्टें होती होगी? करोड़ों, ठीक है ना, ऐसे ही ना। तो डेली कितनी आती होगी? लाखों। तो अगर फेसबुक जो है ना आपको एक साथ सब भेज दे तो आपका मोबाइल गया, मोबाइल में धमाका होगा, ठीक है ना। वाकई इतना डेटा मोबाइल को एक साथ मिलेगा तो मोबाइल तो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए लगती है लिमिट, उसको हम बोलते हैं पेजिनेशन। यार जितना भी डेटा पड़ा है ना हमारे पास सर्वर पे, डेटाबेस के अंदर, हम उसको सारा नहीं भेजेंगे यूजर को, हम कम कम भेजेंगे। जैसे 10 भेज दिए, फिर अगले 10, फिर अगले 10, तो इस तरह कर करके भेजेंगे ताकि यूजर की जो डिवाइस है वो भी उसको लोड बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना। अब जैसे अलग अलग लिमिट होती है, जैसे 30 की लिमिट है इसमें, कोई जो है वो 10 की लिमिट लगाता है, कोई 15 की, कोई 50 की, ठीक है। अब फेसबुक में भी समझे कुछ ना कुछ होगी, 15-20 की लिमिट होगी, ठीक है। अब 20 पोस्ट समझे आपने देख ली, 20 पोस्ट आपके पास आ गई फेसबुक पे, आप देखते देखते 20 पोस्ट पे नहीं आए, अभी आप आए 15, पोस्ट नंबर 15 पे आए, किस पे आए? तो वो क्या करेगा, 15 पे जैसे आए ना वो अगली 20 और फैच कर लेगा, ठीक है। फिर आप नीचे आते गए आपको पता ही नहीं चला कि इसने और फैच किया। फिर आपके पास टोटल पोस्ट हो गई 40। अब आप आए पोस्ट नंबर 35 के ऊपर, तो उसमें अगली 20 और फैच करनी, समझे भाई। तो इस तरह से सारा काम हो रहा होता है। इसमें एक और चीज जो कि सबसे पहले टिकटॉक ने निकाली थी, वो क्या, जब यूजर एक वीडियो देख रहा है तो अगली 5 वो पहले से लोड कर देता है, ठीक है ना। जब आप एक वीडियो देख रहे हैं, अगली वीडियो आपके लिए ऑलरेडी तैयार है ताकि यूजर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, ये बैकग्राउंड में फैचिंग चल रही होती है। मतलब आप तो वीडियो देख रहे हैं, काम चल रहा है, वीडियो चल रही है, सब हो रहा है, बैकग्राउंड में वो और मजीद वीडियोस को फैच कर रहा है, तैयार कर रहा है आपके लिए। क्योंकि आपने देखा होगा समटाइम जैसे इंटरनेट बंद हो जाता है फिर भी टिकटॉक आ रही होती है, ठीक है। तो कैसे, पहले से फैच कर देता है, ठीक है ना। तो ये होती है पेजिनेशन। अच्छा, पेजिनेशन में
इसमें एक और चीज भी होती है, वो क्या, जैसे आजकल पाकिस्तानी इतना स्क्रॉल किया कि 1 लाख पोस्ट तो समझो देख ली दिन में, तो वो जो बाकी ऊपर जा रही है उसका क्या होता होगा, ठीक है ना। तो पहले वो खत्म नहीं होती थी, अब वो भी खत्म हो जाती है, मतलब जो ऊपर जा रही है वो रिमूव होती जा रही है, ठीक है ना। और अब जब दोबारा आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर वो दोबारा आएंगे। और ये वाली पेजिनेशन जो ना हर कोई नहीं लगाता, ये कुछ प्लेटफॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। वरना जाहिर सी बात है, आप स्क्रॉल करते गए तो आपकी जो मेमोरी है मोबाइल की वो फुल होती जाएगी, कि डेटा आया जा रहा है। और मेमोरी फुल जो है ना थोड़ी पे नहीं होती, जैसे आप 1 लाख पोस्ट देख लेंगे ना, फिर जो है थोड़ा पता चलना शुरू हुआ कि यार अब तो मेमोरी फुल हो गई, क्योंकि टेक्स्ट डेटा जो होता है, टेक्स्ट डेटा, इसका कोई साइज नहीं होता, ठीक है। इमेजेस वीडियोस का साइज होता है, वो हैवी होती है। और फेसबुक भी ना थोड़ी सी लोड करता है वीडियो, जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं थोड़ी सी वीडियो चलती है, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं वो वहीं स्टॉप हो जाती है, पूरी वो लोड नहीं करता, ठीक है। अगर उसने पूरी लोड कर दी तो फिर तो मोबाइल क्या, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखते हैं ना तो वैसे ही लोड करता है। और टेक्स्ट डेटा का साइज होता नहीं, लेट्स सपोज आप समझ लें जैसे नादरा है ना, नादरा अगर इमेजेस हटा दें, पूरे पाकिस्तानी जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनका डेटा का क्या साइज होगा, 2 GB 1 GB बस इतना होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए हम आपका बता सकते हैं, जैसे हमारे पास जो है ना 4 लाख के करीब 3.5 लाख के करीब बच्चे हैं रजिस्टर्ड, ठीक है ना। इमेजेस हटा दें तो उनका जो डेटा है ना उसका साइज तकरीबन 40 MB बन रहा है, ठीक है, 30 MB 40 MB, ठीक है, तो बहुत कम है। तो टेक्स्ट डेटा का साइज जो है ना वो कुछ नहीं होता, ठीक है, इतना भी आप स्टोर कर लेना तो बहुत कम साइज मिलता है, तो पता चलता है असल उससे, वीडियो से और पिक्चर से, ठीक है भाई। तो इसमें जो है ना ये अच्छी है, इसमें पेजिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी इसने कोड्स ला के दे दी, इसमें सारा डेटा मौजूद है, इसको आप जो है ना यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसको स्लाइड्स में भी शो कर सकते हैं, बटन पे क्लिक करते जाए नेक्स्ट नजर आते जाए आपको, ठीक है ना। और जैसी खत्म होने वाली हो तो अगली टच कर लें, पूरी वो वाली चीज बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा करके भी देखते हैं इसको, तो ये समझ में आ गया फैच। अच्छा, देन के अलावा हमारे पास ना एक और तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है, अवेट लगा देना, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट को बोला भाई यहाँ रुक जाओ, ठीक है, आगे नहीं बढ़ो, यहाँ रुक जाओ, और जब तक ये आपको डेटा ना दे दे, जब तक आगे वाली लाइन ना चलाओ, और जैसे ही डेटा दे दे तो आगे वाली लाइन चलाओ। तो जैसे ही डेटा देगा आगे वाली लाइन चलेगी तो डेटा भी मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें आएगा एरर, क्या बोल रहा है ये, await is only valid in async functions and the top level bodies of modules, ठीक है ना। तो या तो मॉड्यूल वाइज लगाएं तो वो तो एक सही तरीका नहीं है, इसमें बेस्ट तरीका है कि आप एक फंक्शन बनाएं, फंक्शन जिससे मैं इसको बोलता हूँ गेट डेटा, इसको रख दिया मैंने फंक्शन के अंदर, और फंक्शन से पहले एसिंक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, और इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्लियर। अब आप देखिएगा जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो यहाँ पे मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट इस लाइन का वेट करेगी, या वेट लगा दिया, जब तक फैच अपना काम करके खत्म नहीं हो जाता ये वाली लाइन नहीं चलेगी, डेटा, ठीक है। अगला क्या था हमारे पास, जेसन, ठीक है ना। तो डेटा डॉट, और ये भी एसिंक्रोनस था तो इस वजह से इसके आगे भी
अवेट लगा सकते हैं। अब जेसन को जब हम कंसोल करेंगे तो हमारे पास डेटा है। क्लियर है वाला एसिंग अवेट, ये डॉट देन डॉट कैच ने लगाना पड़ा, उसको बचा लिया हमने। ठीक है, तो अवेट इसमें हमेशा में डेटा मिल जाएगा, लेकिन इसमें एरर नहीं मिलेगा जो कि डॉट कैच में मिलता था। उसके लिए क्या करें, ट्राई कैच। उसके लिए हमारे पास होता है यहाँ पे बस ये एक रूल याद रखें हमेशा कि जब भी एसिंग अवेट लगा हुआ होगा तो हमें ट्राई कैच लास्ट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया रूल। अगर ये नहीं लगाएंगे तो पूरी जावास्क्रिप्ट आपकी क्रैश होगी, एरर आने पर। अगर ये लगाएंगे तो ये एरर को कैच करेगा और यहाँ पे बता देगा कि भाई एरर है, पूरी जावास्क्रिप्ट को क्रैश नहीं करेगा। क्लियर? कंसोल लॉक करवाना जरूरी है ना। अच्छा, ये जितना भी काम पता यहाँ पे यहाँ होता है शायद, प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट बनाना आपको करनी होगी, इस तरह से लगा सकते हैं, वही वाली चीज। ठीक है ना, क्लियर है भैया? तो ये सारी चीजें थी, प्रॉमिस वाली चीजें हमने देखी। अच्छा, प्रॉमिस के अलावा कैसे काम होता था, कॉल बैक से ऐसे ही ना। और ES5 में जो बुक हमने पढ़ी ना उसमें प्रॉमिस नहीं थे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो कैसे काम होता था, कॉल बैक के थ्रू काम होता था। क्लियर? अच्छा, मैं एक और चीज आपको थोड़ी समझा दूं ताकि प्रॉमिस का या कॉल बैक का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज हमारे पास शॉपिंग कार्ट है, वेबसाइट पे होता है ना, जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे कि हमने खरीदी शर्ट, कैप और शूज। अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है ना, ऑर्डर प्लेस करना है तो समझे अब हमारे पास जो है ना मल्टीपल APIs होती हैं वेबसाइट के अंदर। एक API होगी जो कि ऑर्डर क्रिएट करेगी, ऑर्डर क्रिएट। एक API होगी जो कि पेमेंट प्रोसीड करेगी। ठीक है ना, फिर पेमेंट क्या अलग होती है। एक API होगी जो यूजर को ईमेल भेजेगी कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली हो गया प्लेस। फिर डिफरेंट APIs होती हैं, जैसे आप एक वेबसाइट देखते हैं ना, ई-कॉमर्स, दराज पे जाते हैं या किसी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो उसमें एक तो दराज का अपना डेटाबेस होता है जिसमें ऑर्डर बन रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा। अब वहाँ पे पेमेंट का जो सिस्टम है वो अलग है। दराज ने डिफरेंट पेमेंट गेटवेज लिए हुए होंगे, मतलब वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप HBL के थ्रू पे कर दें, आप ईजान के थ्रू पे कर दें, या आप इजी पैसा के थ्रू पे कर दें, तो काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आएंगे आपको। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग ऑप्शन तो अलग अलग API। ठीक है ना, समझे, आपने फैक्ट्स पढ़ लिया ना, API सीख ली, इसका मतलब आप किसी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं यार फिर वेबसाइट में पेमेंट कैसे होती है, ये वाली चीज़ सिखाएं, तो सीखने की कोई बात नहीं है। आपको ये समझ आ गया कि API कैसे इंटीग्रेट होती है, आप कोई भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो जो पेमेंट गेटवे होगा ना वो आपको APIs खुद देगा, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी देगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको देख के समझ के आप लगा लो। और जो इशू आ रहा है या जो API समझ नहीं आ रही उनकी सपोर्ट टीम से पूछ लो, टेक्निकल सपोर्ट टीम होगी, वो बता देगी आपको कि भाई ये एंड पॉइंट है, इसमें इस तरह से आपको डेटा मिलेगा। तो भाई ये API समझे हमारे पास होती है ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। अभी इसे डमी बता रहा हूँ, इसका काम क्या होगा, ऑर्डर को क्रिएट करना। अच्छा, अब ये ऑर्डर क्रिएट करने के बाद ना ऑर्डर की आईडी देता है, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर जब क्रिएट हुआ, ऑर्डर आईडी मतलब एक जो भी यूनिक आईडी बनाई और दे दी हमें कि भाई ऑर्डर क्रिएट कर दिया। अच्छा, जब हम
पेमेंट पे जाते हैं तो पेमेंट हमसे ना ऑर्डर आईडी भी मांगता है ताकि उसको भी तो पता चले कि भाई किस ऑर्डर के लिए पेमेंट हो रही है, क्योंकि जब आप पेमेंट देने जाते हैं वहां पे भी ऑर्डर आईडी ऑर्डर डिटेल वगैरह सब लिखी हुई होती है। तो इसको ना हमें ऑर्डर आईडी देनी है और ये दो अलग अलग एपीआई है, ये अलग एपीआई है सेपरेट और ये अलग। तो दोनों में से पहले कौन सी कॉल होगी? ऑर्डर क्रिएट वाली। क्यों? क्योंकि उससे हमें आईडी चाहिए। जब तक वो आईडी नहीं मिल जाती हम अगले वाले को कॉल ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो आईडी चाहिए। तो अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको इस तरह डायरेक्ट कॉल कर दिया तो जावास्क्रिप्ट तो उससे पहले हो सकता है इसको कॉल कर दे, लाइन बाय लाइन चल रही है ना। तो हमें ना इसका वेट करना है, या फिर वही हम ना जुगाड़ू काम करें, हम बोले कि भाई ये आपको ना ऑर्डर आईडी दे देगा, तो आप क्या करना, नीचे इस वाली को तकरीबन 5 सेकंड बाद कॉल कर देना। इससे क्या होगा, ऑर्डर क्रिएट हुआ, उसको आईडी मिल गई, 5 सेकंड बाद ये कॉल है, इसको आईडी मिली और पेमेंट प्रोसीड हो गई। इस तरह भी लोगों ने किया हुआ होता है और ये एक जुगाड़ है, सही ना। अब हो सकता है 5 सेकंड बाद भी ऑर्डर आईडी हमारे पास नहीं आई और जैसी प्रोसीड पेमेंट कॉल होगी उसके बाद तो ऑर्डर आईडी नहीं होगी और वो भी एरर आ जाएगा, बोलेगा भाई ऑर्डर आईडी नहीं। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज को हैंडल किया जाता है कॉलबैक से। ठीक है, कॉलबैक से कैसे होगा, ये जो ऑर्डर क्रिएट की एपीआई होगी ना, ये एपीआई कॉल करने के बाद ऑर्डर क्रिएट ही हमें ना एक कॉलबैक देगा। जैसे हम बोलेंगे कि भाई जैसे आप ऑर्डर क्रिएट कर दो ना, उसके बाद हमारे इस फंक्शन को कॉल कर देना, हमें बता देना कि अभी आपने कर दिया है। कॉलबैक यही होता है ना। यस सर। कॉल किया किसी को, बिजी है, काम कर रहा है वो कुछ, हमने उसको बोल दिया कि अच्छा भाई काम करना, कॉल बैक कर देना जब फ्री हो जाओ। ठीक है, तो अपना काम करके आपको कॉल बैक कर देगा। तो हमने ऑर्डर क्रिएट को ये फंक्शन पास कर दिया। हमने क्या बोला कि भाई अपना काम करो और जैसे ही फ्री हो जाओ तो इस फंक्शन को कॉल कर दो। तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसमें हमें ऑर्डर आईडी दे देगा और हम इस ऑर्डर आईडी से आगे पेमेंट प्रोसीड कर देंगे। अच्छा, अब हो सकता है पेमेंट प्रोसीड के बाद भी हमें कोई एपीआई कॉल करनी हो। लेट्स सपोज यूजर को ईमेल भेजनी हो कि भाई आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई या आपकी पेमेंट में कोई मसला है, तो उसके लिए हमें फिर इसको भी कॉल बैक देना पड़ेगा कि भाई जब आप पेमेंट प्रोसीड कर दो तो इसको कॉल कर देना ताकि हम यूजर को सेंड ऑर्डर ईमेल कर सकें। ठीक है ना, और जो भी पेमेंट की डिटेल थी, पेमेंट डिटेल, वो हम भेज सकें यूजर की ईमेल के ऊपर। क्लियर है? हो सकता है ईमेल के बाद भी कुछ करना इसके अंदर हो सकता है ना। तो ये सारे स्टेप्स है ना, पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो ये तो 3 स्टेप है। हो सकता है कि हमारे 10 स्टेप हो। बड़ी वेबसाइट में तो ज़्यादा ही होते होंगे ना कि भाई एक एपीआई से हम ईमेल कर रहे हैं, एक से एसएमएस भी कर रहे हैं। एसएमएस भी आता है कि जब ऑर्डर करते हैं आप किसी वेबसाइट पे, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। कॉल भी आता है। तो ये देखिए, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, उसके अंदर कॉल बैक, तो ये बहुत सारे कॉल बैक बन जाते हैं और इसमें ना थोड़ा इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है इसके पास कोई एरर आए, सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसा एरर आया जिसकी वजह से ही हमारा कॉल बैक कॉल करना भूल गया, इसने कॉल बैक को कॉल ही नहीं किया, लेकिन ऑर्डर क्रिएट हो चुका था। तो अब कॉल बैक कॉल नहीं हुआ तो इसकी वजह से पेमेंट प्रोसीड नहीं हुई। और हो सकता है चलो पेमेंट प्रोसीड हो गई, पेमेंट प्रोसीड हमारा कॉल बैक ये वाला कॉल करना भूल गया, अब उसको
लेकिन फिर भी लोग इससे काम चला देते हैं। काम तो चल रहा है भाई, चलो कभी कभार इशू आ रहा है लेकिन चलाओ, चल रहा है, ठीक है। तो और इसको ना हम कॉलबैक हेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बन जाता है, देखिए ये इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। अजूबा जो है ना उसकी तरह ही दिख रहा है ऐसे। देखें हमारे तो ये कितने 3 थे, और ये देखिए ये ऐसा भी होता है, सही है। तो अब इसको ना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही काम प्रॉमिस से कैसे किया जाता है। फंक्शन होगा हमारे पास प्लेस ऑर्डर, इसको कर देंगे ऐसे, ऑर्डर क्रिएट होगा, ठीक है ना। फिर जो है ऑर्डर क्रिएट हो गया, अब जो है वो पेमेंट प्रोसीड होगी, ठीक है। और इसके बाद ईमेल होगी, और इसमें हम लगा देंगे अवेट और अवेट। अच्छा ये काम है पक्का काम, ठीक है ना। ऑर्डर क्रिएट होगा, ऑर्डर जैसे ही क्रिएट होगा ना, यहाँ पे लाइन नंबर 36 पे जावास्क्रिप्ट वेट करेगी, क्योंकि ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, टाइम लग रहा है। जैसे ऑर्डर क्रिएट हो गया इसमें डेटा आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट जैसी नेक्स्ट लाइन पर आएगी तो हमारे पास ऑर्डर आईडी मौजूद होगी, ठीक है ना। जब तक ऑर्डर आईडी नहीं आएगी ना तो जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन पर आएगी ही नहीं। ऑर्डर आईडी है, हमने प्रोसीड पेमेंट कॉल कर दी, अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रुक गई जब तक पेमेंट प्रोसीड हो रही है, ये हो गया। फिर जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन पे आ गई, तो ये काम जो है प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो ये वाला तरीका था कॉलबैक, और ये वाला तरीका था प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रॉमिस ज़्यादा बेस्ट है और ये सब यूज करते हैं। क्लियर, चलने के भाई आगे। तो ये सारी चीज़ें थी जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिस की। तो ये कि अच्छा अब हम पेजिनेशन वाली चीज़ ट्राई करके देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। पहले काम हम ये करते हैं कि एक सिंपल सी यूआई बना लेते हैं, सही है। और हम क्या करेंगे इसमें, इसमें रेंडर करवाएंगे हम थॉट्स। क्या थी इसकी एपीआई याद है? यहाँ पे हम बना लेंगे एक फंक्शन, ठीक है। और ये
फंक्शन क्या करेगा, लेके आएगा, क्या कर देगा सर ऐसे लगाएंगे ना। सॉरी हो गया ना fetch, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं रिस्पॉन्स, यहाँ पे लगा देंगे अवेट, इसको हम बोल देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉर्ड्स का डेटा आ गया, ठीक है ना। अब बना लेते हैं यहाँ पे एक एरे, सही है। और हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कॉर्ड्स आ रहे हैं इसको करते हैं डेटा एरे डॉट पुश डेटा डॉट, ठीक है ना। जितने भी हमारे पास कॉर्ड्स हैं वो चले जाएंगे इस एरे के अंदर। एक फंक्शन होगा हमारे पास रेंडर कॉर्ड्स का, सही ना। ये इसका काम ये होगा कि ना एरे में से किसको रेंडर करना, कॉर्ड्स एक एक करके कर रहे हैं, सही है ना। तो कॉर्ड्स नहीं, इसको कर देते हैं कॉर्ड्स। अच्छा ये क्या करेगा भाई, इसको भी कॉर्ड ही करते हैं और इसको आईडी, ताकि आईडी से फैच करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हम इसको बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, पहले तो डॉट या एचटीएमएल में आप जो है ना एरे का 0 इंडेक्स उठाओ और उसमें डॉट पड़ा हुआ है उसको डाल दो, सही ना। तो इसने लाके दे दिया हमें अनडिफाइंड, सर जोड़ के लाएंगे डॉट ही था ना। एक मिनट कंसोल करवा लेते हैं हम यार, ये ना कंसोल डॉट लॉग एरे। अच्छा एरे के अंदर पूरा कंप्लीट एरे पुश हो गया, सही है ना। तो हमें ये नहीं करना था, हमें क्या करना था, या तो इस तरह कर दें, ठीक है ना। तो पूरा कंप्लीट एरे जो है ना वो चले जाएगा, एरे के अंदर ये वाला एरे चले जाएगा। या फिर हम इस पे लूप चला के इसमें पुश करें। चलिए एक एडवांस चीज एक और बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट में एक तरीका होता है एरे की कॉपी लेने का, स्लाइस नहीं, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। पता है इसका किसी को, क्या बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, इस एरे में से सारे एलिमेंट्स निकालेगा और इसे पुश कर देगा। पुश तो जो काम करता है, ये क्या करते हैं, बस एरे में से सारे एलिमेंट्स निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इसको हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है इसको फॉन्ट फैमिली भी थोड़ा स्टाइलिश कर देना, ताकि कौन सा करें कुछ भी कर देना, ठीक है ना। खैर और ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है ना,
डबल लगा के कोई भी वेरिएबल हम जो है ना ये सिंबल उठा लें, ठीक है। दूसरा का है बराबर अंदर से जाके उठा लेते, ये रहा, सही है। सेट है भाई। और साथ में एक स्पेस बंदे का नाम भी तो लिखना चाहिए ना। ऑथर, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ऑथर डॉट इनर एचटीएमएल एरे 0 डॉट, ठीक है। तो ऑथर ऊपर आ गया क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ था, तो हम इसको करते हैं फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। गैप इसको देते हैं हम 10 मिनट्स, ठीक है ना। ऑथर क्या कर रहा है, हाँ, तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट अलग होना चाहिए ना। हम बोलते हैं भाई इसकी फॉन्ट फैमिली जो है थोड़ी सी चेंज करो, आगे पता तो चलेगी ऑथर है, सही है ना भाई। अब हमें ना एक बटन बनाना है जो कि दूसरे कॉर्ड्स रेंडर करे। बटन कहाँ पर रखें, नीचे रखते हैं, ऑथर के नीचे बीच में। नीचे कंटेनर के नीचे बॉक्स के अंदर आएगा, या इस बॉक्स पे क्लिक करें और वो आते हैं, हाँ, सही ना। आगे में फ्रंट के कर्सर ओवर पे तो हट जाएगा। कर्सर पॉइंटर पॉइंटर कर देना, देखिए इस बॉक्स पे आ रहा है, ठीक है ना। इस बॉक्स पे क्लिक होंगे दूसरे दूसरे आ रहे होंगे। तो क्या होगा हमारे पास, इसके काम के लिए हम क्या करेंगे, एक रखेंगे हम काउंट, काउंट में शुरू में रखेंगे 0, ठीक है ना। और रेंडर कॉर्ड के अंदर काउंट प्लस प्लस हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट, सही है ना। और यहाँ जो 0 इंडेक्स दिया है हम 0 को हटा के क्या कर देंगे, काउंट क्यों, काउंट 0 है, काउंट इंक्रीज होता रहेगा, वो चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो रेंडर कॉर्ड का फंक्शन है इसको लगाना है ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है भाई। और ये हमारे पास ऐसा क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि स्पेस कम है, तो हम टेक्स्ट लाइन सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास कॉर्ड्स आ गए और एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गया, सही है ना। तो हम इसको और भी गेट कर सकते हैं, थोड़ी सी पैडिंग डाल देना है, अच्छा है। 30 के बाद खत्म हो गए, तो क्या करें, अच्छा। अब ये जो डमी जेसन एपीआई है ये पेजिनेशन देती है या नहीं, देती होगी, जाहिर सी बात है, सही है ना। डॉक्स लिमिट, लिमिट 10 स्केप 5, इसमें ना हमें क्या करना पड़ेगा, जितने आ गए ना, तो 30 आ गए, तो 30 स्केप करना पड़ेगा। जैसे चले 10-10 करके ले लेते हैं, जैसे 10 मंगवा लेते हैं, हम बोलते हैं लिमिट 10, तो ये 30 नहीं लाएगा, अब लेके आएगा ये 10, सही। और
स्किप कितना हम करेंगे, पिछली बार जितना होगा ना, स्किप में हम बोल देते हैं कि आप भाई स्किप एक काम करो, एरे, अच्छा इसको पहले बनाओ बैक्टिक कहना, ठीक है। तो 10 स्किप करना है, अगली बार जब कॉल हो तो 10 स्किप करना है और शुरू में 0 करना है, ऐसे ही ना। तो हम इसको ना ये एरे की लेंथ दे देते हैं, क्या समझे? एरे की लेंथ कितनी है शुरू में? 0 है ना। तो जब ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा, तो इसमें 0 आएगा, और जब आप इसको सेकंड टाइम कॉल करेंगे सही ना। तो अब एक काम हम करते हैं, यहाँ पे ना हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ना एरर आ रहा है, 10 के बाद ना एरर आ जाएगा, ये वाला ये बोला भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग कॉल, इस वाली लाइन में एरर आ है। हमें कंडीशन लगानी है यहाँ पे, फिर अगर ये हो तो जाने दो, सही। और अगर ये ना हो, एल्स में आप क्या कर दो, फैच कोड्स को दोबारा से कॉल कर, फैच कोड को जब ये दोबारा से कॉल करेगा तो ठीक है ना। और साथ में काउंट को दोबारा से 0 कर, ठीक है ना। तो काउंट क्योंकि इंक्रीमेंट होते होते 10 हो गया था, अब सारा डेटा खत्म हुआ, हमने फैच कोड दोबारा से कॉल किया, ठीक है। तो काउंट दोबारा 0 हो गया, फैच कोड कॉल होगा, वो अगले दोबारा से 10 लेके आएगा और सारा काम दोबारा होता रहेगा। लेकिन हमने एरे को रीसेट नहीं किया हुआ, ये चीज देखें। तो हम क्योंकि जब नया डेटा आएगा ना तो पुश हो रहा है, इसका मतलब पुराने वाले 10 भी हैं, नए वाले भी हैं। तो हम दोनों काम कर सकते हैं, या तो पुराने वाले को रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं, हमारे ऊपर है क्या करें। क्योंकि फिर इसमें स्प्रेड नहीं लगाना, फिर हमें बहुत ज़्यादा ये लगाना है कि भाई जब जब डेटा आए ना तो रिप्लेस ही हो, सही ना। तो चेक ट्राई करते हैं, चला 10 आए, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, आठवां आ गया, नौवां आ गया, 10वां आ गया और ये दूसरा आ गया, ठीक है ना। और ये इस तरह पेजेशन बन गए, अभी अनलिमिटेड आते रहेंगे, ठीक है ना भाई। लास्ट सही रहे क्या नहीं, देखते हैं। लास्ट वाला ये लेके आया अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का, डू नॉट गेट रिलेटेड, हाँ भाई सही लगा, सही ना भाई। तो इस तरह ये लाता रहेगा। अच्छा अब हम इसकी एक और चीज वेरीफाई कर लें कि ये स्किप सही कर रहा है क्या नहीं। देखिए मसला है, हर बार स्किप में 10 जा रहा है, हर बार स्किप के अंदर 10 जा रहा है, तो इसका मतलब ये 10 के बाद ही लेके आ रहा है, सारे न्यू लेके नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या करें, या तो हम यहाँ पे लिमिट 10 कर दें, या यहाँ पे स्किप बोल दें, स्किप में रख दें शुरू में 0, अपनी लॉजिक बना लें, और एरे डॉट लाइन हटा के स्किप दे दें, सही ना। शुरू में 0 होगा और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्किप को मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे ही प्लस होगा, सॉरी
प्लस होगा, ठीक है ना, तो प्लस 10। तो अब जब नेक्स्ट टाइम भी चलेगा तो 0 की जगह 10 आ जाएगा, फिर अगली बार जब चलेगा 20 आ जाएगा, इस तरह होगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट गई तो स्किप था 0 0 नजर आ रहा है। yes अभी तक रिक्वेस्ट नहीं गई, आ रहे हैं सारे, स्किप कितना आया 10 आ गया। ठीक है भाई, तो ये इस तरह आते जाएंगे। अब अलग अलग आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ तो मतलब 0 स्किप है ना, स्किप कोई भी नहीं करना, सब 10 लाना है। स्किप 0 का मतलब है कि स्किप नहीं करो। स्किप 10 है ना, क्योंकि 10 ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं शुरू वाले, तो मैंने कहा 10 को स्किप कर दो। अच्छा, अब ये लिमिट और स्किप मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, ये लिमिट और स्किप में मुझे बताया एपीआई ने कि भाई इनके पास पेजिनेशन के लिए लिमिट और स्किप है। हो सकता है आपके पास लिमिट ना हो, कुछ और ना हो, साइज हो और नेक्स्ट पेज हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये एपीआई ने हमें बताया हुआ है कि भाई इसके 2 सर्च पैराम हैं, लिमिट और स्किप। इसके बेस पे ये काम करता है। कुछ एपीआई जो है वो पेज नंबर डाल देती है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरह आता रहता है। कुछ एपीआई अलग तरीके से करती हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या, हमने एक कॉर्ड ऐप बना ली कंप्लीट, ठीक है ना, तो इस तरह चल रहा है। लास्ट फिनिश हो गए तो हाँ, यहाँ आप दिखा सकते हैं कि भाई फिनिश, कुछ ऐसा कुछ दिखा दें। वैसे तो 1400 है, यूजर 1400 तो मुश्किल से करेगा कंप्लीट, आते रहेंगे जैसे खत्म हुए, लेकिन उस पर कंडीशन लगा दें कि अगर एपीआई से डेटा नहीं आया तो देखते हैं क्या होता है। शुरू में ना हम स्किप कर देते हैं, कितने थे टोटल 1450 1454 सारे स्किप कर देते हैं, सही ना। तो फ्री चल रहा है, ये क्या हो गया? अरे तो ऑटो चल गया, लूप चलिए। तो क्यों चल रहा है? एक चीज़ सर से पूछनी है। अच्छा, ये बार बार चले आ रहा है ना रैंडम थॉट्स का, और उसको वो अगला अनडिफाइंड मिल रहा है और वो अगले लेने जाया जा रहा है, ठीक है। तो मसला ये आ रहा है, तो इसमें से इनफाइनाइट लूप में फंस गया। तो हम इसको यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि भाई अगर थॉट्स अगर एम्प्टी है यहाँ पे, डॉट लेंथ अगर हो तो ये सारा काम करना, कुछ भी नहीं ला रहा, एम्प्टी ला रहा, सही है ना। तो एम्प्टी ला रहा है तो या एम्प्टी जगह एल्स में आप कुछ और दिखा दो, एल्स में आप बोल दो यहाँ पे कि भाई अब नहीं, ठीक है ना। ऐसे सर अलर्ट दे देना, कंडीशन लगाइए सिंपल, अलर्ट दे, रॉकेट साइंस कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो एल्स में आप जो है ना कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई फिनिश हो गया, आप समथिंग कुछ भी, ठीक है ना। वरना अच्छा लिमिट भी देखिए अपनी मर्जी से लगा सकते हैं ना, 20 की लिमिट कर दें तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 20 कर दें, 20-20 करके आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है भाई? तो अच्छा असाइनमेंट हो जाएगा, अगर बनाने के पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा आपके, ठीक है। ये तो मैंने एक सिंपल सी यूआई बना ली,
अच्छा करके भी बना सकते हैं इसको बहुत, इस पर फिल्टर लग सकता है। ठीक है। और थॉट्स आते हैं, बटन बनाने से तो वही बटन पे क्लिक करें और थॉट्स आते हैं उसमें, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, ठीक है। दूसरा फिर और भी हमारे पास एपीआई है, ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे न्यूज़ की एपीआई है। क्या आपने देखा है लोग वेबसाइट बना लेते हैं न्यूज़ की, जो न्यूज़ आ रही होती है डेली, और पूरा जो है उस वेबसाइट को ना वो ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब वो न्यूज़ खुद आती हैं, खुद डेली ऐड होती हैं और एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है, और यूजर्स उस वेबसाइट पे आके उसको देख रहे होते हैं न्यूज़ को, और जब ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, एड्स लगा देते हैं, गूगल एड्स लग जाते हैं और उससे फिर पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा काम है ये भी। लेकिन ये जो डेली न्यूज़ वाली जो एपीआई है ना, ये पेड होती है, जो अपडेटेड न्यूज़ आपको डेली ला के दे, ठीक है। तो ये पेड एपीआई होती है, लेकिन लोग कर रहे हैं इससे भी काम, क्योंकि जब वो गूगल एड से पैसा कमा रहे होंगे तो पैसे देने में क्या मसला होगा, पैसे भी दे देंगे। तो काफ़ी ऐसी एपीआई होती है जो पेड होती है, काफ़ी ऐसी एपीआई होती है जो फ्री होती है। जैसे न्यूज़ एपीआई एक होती है हमारे पास, फ्री में कुछ हद तक आपको देती है ना, जैसे फ्री में आपको ये 100 रिक्वेस्ट पर डे, ठीक है, बहुत कम है ना। 100 रिक्वेस्ट जो है पर डे दे देगी ये। तो और अगर आप, और आगे तो बहुत महंगा है, मतलब कोई भी ना लेगा कभी इतना, तो ठीक है ना। तो इसमें 2.5 लाख दे रहे हैं तकरीबन ये, लेकिन ये बहुत महंगी है। तो और भी बहुत होती है, मतलब इसके अलावा ये तो न्यूज़ एपीआई मैंने ऐसे सर्च कर ली, और ये फ्री में आप लगा सकते हैं 100 रिक्वेस्ट। चलो प्रैक्टिस के लिए तो काफ़ी है ना, प्रैक्टिस बंदा कर ले, मल्टीप्लाई होगा ना, और वरना फ्री में भी शायद हो कोई ना कोई। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ल्ड न्यूज़ एपीआई, अच्छा इसकी प्राइसिंग तो है 50 पॉइंट्स दे रही है, और पॉइंट्स का भी चक्कर होता है, कुछ पॉइंट्स जो है ना अपने मतलब खुद बना रहे हैं। या कोई जो स्पेसिफिक एक वेबसाइट होती है ना, जैसे आप चाहते हैं कि ना डॉन न्यूज़ की एपीआई मिल जाए मुझे, तो उसकी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, तो फ्री है या पेड है वो तो वही बताएंगे, लेकिन मिल जाती है। नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जो अपनी एपीआई फ्री रखी हुई होती है, और कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जो पैसे भी लेते हैं। जैसे कि कुछ बड़े प्लेटफॉर्म है जो ना एपीआई देते हैं आपको क्रिप्टो की न्यूज़ के लिए, कि क्रिप्टो की न्यूज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है और लोगों को चाहिए होती है वो, क्योंकि वो न्यूज़ की बेस पे जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट चल रही होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको क्रिप्टो न्यूज़ देती है, और लोग जो है ना वो अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं न्यूज़ देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सब चल रहा होता है। अच्छा, तो सीन कुछ ये है कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बैठना पड़ेगा आप लोगों को, तकरीबन कब तक 11:30 तक, सही ना, आधा घंटा, ठीक है। स्पेशल गेस्ट हैं और कुछ हो सकता है कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश करें सब बैठ जाएं, और इतने जो है ना साइमन की क्लास है, हाँ, तो क्या चल रहा है साइमन की क्लास में, HTML CSS, तो CSS थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका, थोड़ा सही है ना। तो ये भी अच्छा है, भले क्लास करके कर लें आप, और सही है भाई, तो सब बैठे रहिएगा, जाएगा कोई नहीं, ठीक है भाई। तो हम यहीं तक रखते हैं आज, मैं भी हूँ, मैं सर को ये दिखाना है।
ले। बस सही है।